हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट हिज थियरी कुड नॉट आंसर बेसिक क्वेश्चन लाइक। वर्नर ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को डिस्क्राइब किया था, लेकिन वर्नर की थ्योरी से हमें कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर पता नहीं लगते। वो क्वेश्चन है पहला, वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट possess द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहला क्वेश्चन है कि कुछ ही एलिमेंट के पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी क्यों है। सिर्फ थोड़े बहुत एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इसका आंसर नहीं पता लगा। दूसरा, व्हाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। दूसरा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वे प्रॉपर्टीज जिनका मैग्नीट्यूड लिगेंड्स के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करे वो कहलाती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता लगा मैं। थर्ड है, व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर अपनी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्यों होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता लगा। Many approaches have been put forth to explain the nature of bonding in coordination compound। बहुत सारे अप्रोच की गई, यानी बहुत सारी थ्योरी आई और बहुत सारे कार्य किए गए जिससे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग का क्या नेचर होता है इसको एक्सप्लेन किया जा सके। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी आई, इससे कोशिश की गई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है उसके नेचर को एक्सप्लेन किया जा सके। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT and molecular orbital theory MOT। We shall focus our attention on elementary treatment of the application of VBT and CFT to coordination compound। इसमें सिर्फ हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एप्लीकेशन के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो पहली है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स कैन यूज इट्स N-1D NS-NP or NS-NP-ND orbital for hybridization to yield a set of equivalent orbital of definite geometry such as octahedral, tetrahedral, square planar and so on। थ्योरी के अनुसार जो मेटल एटम या फिर आयन है वो लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में, यानी मेटल एटम से कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है उसके अनुसार वो अपनी या तो N-1D NS-NP ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करेगा या फिर NS-NP-ND ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करेगा। और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद वो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल का एक सेट बना लेगा जिसकी ज्योमेट्री डेफिनेट होगी। वो ज्योमेट्री उसकी ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी शो कर सकता है हाइब्रिडेशन के बाद, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी शो कर सकता है, या फिर और ज्योमेट्री हैं जैसे कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको भी शो कर सकता है हाइब्रिडेशन के बाद। अब इसमें आया N-1D NS-NP। मान लीजिए N है 4 यानी 4 ऑर्बिटल वो यूज कर रहा है, तो 4s 4p और 4 में से एक गया 3d। दूसरा NS 4s 4p 4d, ये हम ही मान रहे हैं। तो जो मेटल एटम है या फिर आयन है या तो वो 3d 4s 4p ये ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन के लिए यूज करेगा या फिर 4s 4p 4d ये ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन के लिए यूज करेगा। These hybridized orbitals are allowed to overlap with ligand orbital that can donate electron pair for bonding। और अब जो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये लिगेंड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करती हैं और जो लिगेंड ऑर्बिटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं बॉन्डिंग के लिए। दिस इज इलिस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसको इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अब ये टेबल देख लीजिए पहले, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आती है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये टेबल आपको याद रखनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आती है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ रही है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शो करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और अगर हाइब्रिडाइजेशन d2 sp3 है तब भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ये टेबल आपको याद रख लेनी है क्योंकि हाइब्रिडेशन निकाल के आपसे ज्योमेट्री पूछी जा सकती है।
तो आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, मैग्नेटिक नेचर निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। अब ये एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। It is usually possible to predict the geometry of a complex from the knowledge of its magnetic behavior on the basis of the valence bond theory। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की हम ज्योमेट्री बता सकते हैं उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर, और ये हमें किससे पता लगेगा? ये हमें पता लगेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जान लेने हैं। पहला है, आपको याद रखना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। अब वो कौन कौन से हैं? वो है COCN। जो ये आप लिगेंड्स देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। इनका क्या इफेक्ट होता है? जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देते हैं, पेयर्ड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देंगे। दूसरा है वीक लिगेंड्स। इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब वीक लिगेंड्स कौन कौन से हैं? वो है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br, I और S2SCN। ये सब वीक लिगेंड्स हैं। इनका क्या इफेक्ट होता है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करते। वीक लिगेंड्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करते, ये आपको याद रखना है। तीसरा इन दोनों के बीच में, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स के बीच में एवरेज लिगेंड्स। एवरेज लिगेंड कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। वो है NH3, NO2, EN यानी इथेन 1,2 डाईअमाइन, और H2O, EDTA4 नेगेटिव, और है OH नेगेटिव और NCS नेगेटिव। ये आप देखिए, अगर SCN है तो वो वीक लिगेंड्स है और NCS है तो वो एवरेज लिगेंड्स हैं। और जो ये एवरेज लिगेंड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और वीक लिगेंड्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर भी कर सकते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं भी कर सकते। ये आपको याद रखना है। और इसमें एक अगला पॉइंट है, वो है जो NH3 है वो H2O से स्ट्रोंगर है। अब बात करते हैं NH3 की। NH3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें यह आपको याद रखना है। अगर NH3 CD कैडमियम या फिर कोबाल्ट या फिर Fe या फिर Cu, अगर NH3 कैडमियम, कोबाल्ट, फेरस, कॉपर इन सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है तो NH3 यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। यह आपको पॉइंट याद रखना है। NH3 CD CO Fe Cu इनमें से किसी के साथ जुड़ा है तो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। और NH3 फॉर ऑल रेस्ट मेटल, यानी इनके अलावा जितने भी मेटल्स हैं अगर उनके साथ जुड़ा हुआ है NH3 तो वहां पर वीक लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं NH3 के बारे में। तो चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। पहले हमें ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। अब इसको यहाँ पर करके दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। तो पहला दिया हुआ है CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कोबाल्ट को X मान लेते हैं, NH3 के ऊपर 0 चार्ज होता है तो X + 0 बराबर किसके, 3 पॉजिटिव के। तो X की वैल्यू कितने आ गई, +3, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +3 आ गई। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। कोबाल्ट आपको पता है एटॉमिक नंबर इसका 27 होता है, तो आप देखिए 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आएगा 4s2 और उसके बाद
3d7। इसमें आप देख सकते हैं 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 7 27। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसमें आपको याद रखना है यहां से यहां तक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, ये ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो हम कोबाल्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑर्गन बाकी बचाइए 4s2 3d7। अब हमारे पास कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस की 3, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो CO3 पॉजिटिव की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, वो क्या होगी AR ऑर्गन। अब देखिए इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे। यानी अगर हम यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दें तो CO3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से निकालते हैं। आउटर मोस्ट क्या है यहाँ पर 4s, क्योंकि 3 के बाद चौथी ऑर्बिटल 4s, तो यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 4s2 है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से निकलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो ये तो बिल्कुल खाली हो गया हमारे पास। बचा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के 3d6, तो यहाँ आ गया 3d6। अब आपने पढ़ा है या तो n-1 d ns और np, या फिर nd ns np, ns np nd, इनमें से कोई सी भी ऑर्बिटल्स ये 3 या फिर ये हाइब्रिडेशन के लिए यूज की जाती है। यहां पर देखिए यहां पर 3d6 है हमारे पास। इस वाले केस को अगर हम देखें तो 3d हमारे पास भरी हुई नहीं है, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 3p पूरी भरी हुई है, 3s यहां पर पूरी भरी हुई है, तो ये वाला केस तो इसमें यूज नहीं होगा। इसमें ये होगा n-1d यानी 3d6 4s 4p, क्योंकि 4 में से 1 गया जब तो 3 आया, तो 3d6 4s 4p ऑर्बिटल इसमें हाइब्रिडेशन के लिए यूज की जाएगी। अब CO3 पॉजिटिव हमारे पास है, उसकी ऑर्बिटल देखिए, एक तो उसमें हाइब्रिडेशन के लिए एक तो या तो 3d यूज की जाएगी, ये हो गया 3d, और 4s यूज की जाएगी, ये हो गया 4s, और ये या फिर 4p यूज की जाएगी, क्योंकि आपको पता है p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हट जाएगा, यहाँ पर एक ही बॉक्स बनेगा, और d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 6 8 और 10। अब देखिए CO3 पॉजिटिव के पास 3d6 इलेक्ट्रॉन है अभी, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहाँ पर लिगेंड का इफेक्ट क्या होगा। हमारे पास लिगेंड NH3 है, और आपको पता है NH3 जब कोबाल्ट के साथ जुड़ता है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देते हैं। तो ये NH3 क्या करेगा, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, उनकी पेयरिंग कर देगा। कैसे, आप यहां पर देख सकते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा, ये वाला इसके साथ पेयर हो जाएगा, तो इसमें से पहले ही 2 थे, ये इसके साथ पेयर हो गया और ये इसके साथ पेयर हो गया। अब पेयरिंग हो गई, यहां पर आप देख सकते हैं ये पेयरिंग हो गई है। अब NH3 क्या करेगा, जो ये खाली ऑर्बिटल्स हैं ये आप देख सकते हैं, इन पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। एक NH3 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो 6 NH3 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो NH3 क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। एक NH3 ने 1 किया, ये 2 3 4 5 और 6। तो आप यहां पर देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए 2 तो D यूज हो रहे हैं, D2, 1 S और 3 P। तो यहां पर हाइब्रिडेशन क्या हुई, D2sp3। इस तरीके से हम इसमें हाइब्रिडेशन निकालते हैं।
तो आपने देखा इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकल गई। अब D2sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन आई है और आपने पीछे पढ़ा है अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आ रही है तो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हमें क्या पता लग गया, D2sp3 यानी इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, ये हमें पता लग गया। तीसरा इसका मैग्नेटिक नेचर। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो कैसा होता है कॉम्प्लेक्स, डायामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो डायामैग्नेटिक। अब निकालते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इसका फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2 और जो यहां पर n होता है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर 0 है, जब 0 इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हुआ। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये डायमैग्नेटिक आया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आया और यहां पर ये इनर ऑर्बिटल या फिर लो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। अब इसे इनर ऑर्बिटल या फिर लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, इसका रीजन दिया गया है। इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिंस द इनर d ऑर्बिटल 3d इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। इस कॉम्प्लेक्स के बनने में जो इनर d ऑर्बिटल है, अंदर की d ऑर्बिटल है 3d, वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज की गई है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं इनर ऑर्बिटल या फिर लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर देख सकते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन में ये हमारा क्या था, ये हमारी 4s थी, ये हमारी 4p थी। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4s से पहले यानी 3d, अंदर की जो 3d ऑर्बिटल थी वो यूज की गई हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो इसलिए इसे कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर दूसरा नाम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और बाकी यहां पर सभी वही दिया गया है कि 6 पेयर इलेक्ट्रॉन यानी एक NH3 मॉलिक्यूल से 1 पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल है COF6 3 नेगेटिव। दूसरा दिया हुआ है COF6 3 नेगेटिव। सबसे पहले कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं X। एक F पर कितना होता है, -1, तो 6 पर -6 बराबर -3। तो x -3 + 6 + 3, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आई। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, आर्गन हमने अभी की है 3d7 4s2। अब कोबाल्ट में से कोबाल्ट पर कितने हैं, +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इससे निकल गए, 1 इससे निकल गया, तो कितना बचा, ऑर्गन 3d6। अब देखिए CO3 पॉजिटिव आयन की ऑर्बिटल्स। थ्री में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास 3d, ये 4s और ये 4p, ये CO3 पॉजिटिव की ये ऑर्बिटल्स हैं। अब हमारे पास लिगेंड क्या है, लिगेंड हमारे पास F6 है यानी फ्लोराइड। और आपको पता है जो फ्लोराइड आयन है वो वीक लिगेंड होता है और वीक लिगेंड्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करते। तो यहां पर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयर नहीं होंगे। अब जब ये पेयर नहीं होंगे और आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए 3d इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि वो खाली नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या इस्तेमाल होगी, 4s 4p और 4d। ये हमारी 4d। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4s 4p 4d होगी क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, वीक लिगेंड है, तो ये और ये वाली। अब देखिए ये हमारे पास 3d है, ये हमारे पास 4s 4p और ये 4d। अब जो एक फ्लोराइड आयन क्या करता है,
एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है कोबाल्ट को, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर 2 3 4 5 6। फ्लोराइड आयन के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक 4s में, 3 4p में, 2 4d में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, s p के 3 हैं, p3 d के 2 हैं, d2। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d2। और आपको पता है जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा बना, ऑक्टाहेड्रल। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2। n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा √4 इंटू 4 2 जा 6, तो √24। और √24 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर 24 का रूट निकालें, ये यहां पर पेयर बन जाएगा और ये 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा 2√6। तो इस तरीके से आप ये हाइब्रिडाइजेशन इनमें निकालते हैं। अब इसमें आप एक इंपॉर्टेंट बात रह गई, इसमें जो ऑर्बिटल यूज की जा रही है हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4s 4p और ये 4d, यानी आउटर ऑर्बिटल इसमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज की जा रही है। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये आपको याद रखना है। अब ये देखिए COF6 3 नेगेटिव हमारे पास पैरामैग्नेटिक आया, ऑक्टाहेड्रल आया, और ये अपनी आउटर ऑर्बिटल यानी 4d हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल, हाई स्पिन या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अब ये यहां पर इस बुक में कैसे किया गया ये भी आपको बता देता हूं मैं। 3d है ये, 4s 4p 4d। अब ये अनपेयर्ड ही रहेंगे। अब ये क्या हुआ, ये एक s ये वाली, 3p ये वाली और ये वाली, और 2d की ये वाली और ये वाली, ये 5 की, ये आप 6 हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज की जाएगी। इनको यहाँ पर इकट्ठा लिख दिया गया, ये 4s की, ये 4p की और ये 4d की। और जब 2d की हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गई तो कितनी बची, 3 बची। इस तरीके से इसमें यूज किया गया। और ये जो F6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इसमें फिल कर दिए गए। अब है हमारे पास अगली NiCl4 और इसके ऊपर 2 नेगेटिव। हमें क्या दी गई है, NiCl4 2 नेगेटिव। तो सबसे पहले निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। निकल को हम X मान लेते हैं, ये हमने X कंसिडर कर लिया। एक Cl की -1 तो 4 की -4 -2 के बराबर। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर प्लस के 2 आ जाएगी। और आपको पता है जो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आर्गन 3d8 और यहां पर 4s2। और निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यानी निकल पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d8। 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अब भर लेते हैं। ये हमने 3d बना ली, 4s बना ली, 4p बना ली। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। फिर ये भरेंगे 6 7 और 8। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच गए। और आपको पता है जो क्लोराइड है वो वीक लिगेंड है, वो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा। अब देखिए हमारे पास क्लोराइड कितने हैं, 4 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करेगा। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें आ जाएगा, एक इसमें और एक इसमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फिल हो जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, sp3। या आप देख सकते हैं 3d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहे, s और ये s की है 4s 4p 4p 4p। ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। तो जो क्लोराइड के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो sp3, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें फिल हो जाएगा, यहां पर ये फिल हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इनमें फिल हो जाएंगे, यहां पर वो फिल हो गए। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और आपको पता है जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है।
तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हुई? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुई। हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और देखिए यहां पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब इसका नेचर क्या हुआ? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू। एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 टू जा 4, √8। और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 Bm। तो ये हमने किया, पैरामैग्नेटिक आया क्योंकि इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब है ये वाली, सिमिलरली NiCO का होल 4 हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बट इज डायमैग्नेटिक सिंस निकल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंटेन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप यहां पर ये देख सकते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास? NiCO का होल 4। यहां पर निकल की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, कार्बोनाइल के ऊपर के कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है? 0। और इसके ऊपर यहां पर कोई चार्ज भी नहीं दिया गया, तो जब चार्ज नहीं दिया गया तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 0। तो यहां पर निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और निकल की आपको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, ऑर्गन 3d8 4s2, क्योंकि निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब यहां पर बना लेते हैं, ये हो गई हमारी 3d, ये हो गई हमारी 4s, और ये हो गई यहां पर 4p, ये हो गई 3d। तो 3d में कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 और 8 फिल हो गई। 4s में 2 हैं, 1 और 2। देखिए हमारे पास जो लिगेंड है वो कार्बोनाइल है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। अब क्या होगा? जो 4s में इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ आकर पेयर बना लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ आकर पेयर बना लेगा। अब देखिए 3d पूरा भर जाएगा। पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसने इसके साथ पेयरिंग कर ली, पूरा भर गया। ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, पूरा भर गया। तो 4s हमारे पास खाली हो गया और 4p हमारे पास खाली है। अब देखें हमारे पास CO कितने हैं? 4, और एक CO एक इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर 4s में भर जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर p में भर जाएंगे। पेयरिंग करा दी। अब कार्बोनाइल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें आ गया, 3 4p में, तो पूरा हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन में 4s और 4p यूज हुए, यानी एक s यूज हुआ, 3 p यूज हुए। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें कैसा आया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और आप sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन आया, sp3 होता है तो आपको पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, डायमैग्नेटिक, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0। यही यहां पर भी कहा गया है। जो NiCO4 है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और डायमैग्नेटिक है। क्योंकि डायमैग्नेटिक इसके है क्योंकि निकल के पास निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस तरीके से हम ये निकालते हैं। अब एक और दिया हुआ है NiCN का होल 4 2 नेगेटिव। सबसे पहले इसमें निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लिया, Cn एक पे लूज करेगा, Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है तो 4 के ऊपर माइनस चार्ज, माइनस के 2, पूरी के ऊपर -2 है तो x की +2। यहाँ पर जो निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और हमें पता है निकल की, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? वो होती है 3d8 4s2। 4s के ऊपर 2 चार्ज होता है। यहां पर हम निकल 2 पॉजिटिव की निकाल रहे हैं तो 4s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो जाएंगे। तो निकल 2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑर्गन 3d8। अब देखिए यहां पर ये 3d8 को किस तरीके से भरेंगे? 1 2 3 4 5,
6, 7 और 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। और आपको पता है जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो Cn स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये क्या करेगा, इनको दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग कर देगा। अब इसने 3D में पेयरिंग कर दी। पहले 3D में कैसे थे, 2 इसमें थे, 2 इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें था और 1 इसमें, तो ये यहां पर पेयर बना लेगा, इसके साथ ये पेयर बना लिया। अब 3D का एक खाली हो गया। हमारे पास Cn कितने हैं, 4 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ये लूज करेगा, डोनेट करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर तो इस D में आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इस 4s में आएगा और 2 बचे, 2 इसमें आएंगे। तो हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या आएगा, D, ये DsP2 जैसे यहां पर ये दिया गया है। ये 3D 1 2 3, ये इधर आ गया 4, 3D के 4 भर गए पूरे। D का ये 3D का ये खाली है, तो ये खाली हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा। यहां पर ये 3D का है। 4s का ये रहा, बचे कितने, 4 हैं, तो दो डब्बे और चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और होंगे, तो एक 4p में इसमें, एक 4p में इसमें, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा, 4p का एक खाली बच जाएगा। अब क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर Cn से इनमें फिल हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं इनमें फिल हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास DsP2 आया। और आपको पता है, फिर से पीछे चलते हैं, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, डायमैग्नेटिक होगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा। कंपाउंड डायमैग्नेटिक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस के कारण। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द हाइब्रिड ऑर्बिटल डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। और ये भी इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हम यहाँ पर शो कर रहे हैं ये वास्तव में नहीं होती। इनफैक्ट हाइब्रिडाइजेशन इज ए मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ऑफ वेव इक्वेशन फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड। तो जो मैथमेटिकली शो करने के लिए इनको हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन मैथमेटिकली शो की जा रही है।